नमस्कार, चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी वैश्या की लड़की। छाया प्रमोद की सहपाठनी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया थी नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर था, जहाँ न जाने कितना सदाव्रत रोज बढ़ जाता था। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े पड़े भगवत भजन करते, मनमाना भोजन करते और वहीं पड़े रहते। छाया की माँ इसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर वह दूसरी जगह कहीं गाने बजाने न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसलिए उसे किसी बात की कमी न होती थी। गंगा के किनारे उसकी विशाल कोठी थी, जहाँ से सदा संगीत की मधुर ध्वनि आया करती। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुँच जाते तो राजरानी उन्हें निराश न करती, किंतु वह किसी के यहाँ बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती थी। छाया इसी राजरानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के ऊपर अवलंबित थी। विद्या अध्ययन की ओर छाया की अधिक रुचि देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया था। छाया नगर की कुछ पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई। और जिस दिन पहले पहल वह कॉलेज पहुंची, प्रमोद से उसकी पहचान हो गई। यह पहचान ही बनकर न रह सकी। धीरे धीरे वह मित्रता में परिवर्तित हुई और अंत में उसने प्रण का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरस्कार और प्रताड़ना न तो प्रमोद को ही उसके पद से विचलित कर सका, न छाया को। विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह वैदिक रीत से संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वो दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलते जुलते रहने के कारण उनके रीत रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुलवधू का जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसी सुख का अनुभव किया। वो एक कुलवधू की तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथ से ही वह प्रमोद के कपड़े धोती। अभ्यस्त न होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए वह अपने ही हाथ से भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वह उन्हें पंखा जला करती। प्रमोद के भोजन कर चुकने के बाद उनकी जूठी थाली में भोजन करने में वह एक अकथनीय सुख का अनुभव करती। इसके पहले इस प्रकार काम करने का उसके जीवन में कभी अवसर न आया था, किंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम करने में कठिनाई न पड़ती। राजरानी को पुत्री की परिस्थितियों का पता लगता ही रहता था। वह सोचती कि मेरे साथ रहकर छाया यहाँ रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस तक यहाँ आकर उसकी कदमबोसी कर जाया करते, किंतु उसकी तो मत ही पलट गई है। अपने आप ही उसने दासियों का सा जीवन स्वीकार कर लिया है। छाया को किसी प्रकार से अपने चंगुल में फांस लेने के प्रयत्न में वह अब भी लगी रहती। वह सोचती, ऐसा आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट का जीवन बिता सकेगी। कभी न कभी चेतेगी और आवेगी। किंतु छाया तो माता के घर के ऐस आराम को घृणा की दृष्टि से देखती थी। यहाँ वो इस कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती थी, उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में उसके शतांश का भी स्वप्न देखना छाया के लिए दुराशा मात्र थी। छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की सारी विभूतियों को निछावर कर सकती थी। प्रमोद के साथ यह छोटा सा मकान उसे नंदनवन से भी अधिक सुहावना जान पड़ता था। सारांश ये कि छाया को कोई इच्छा न थी
प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वो सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने इकलौते बेटे को त्याग देने में उन्हें बहुत कष्ट था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था। अतः वो प्रमोद को क्षमा ना कर सके। स्वाभिमानी प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना ना की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम ना किया था, इसलिए शहर में ही पिता के कई मकानों के रहने पर भी वे किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किंतु उनके कुछ अपने ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से गिने चुने मित्रों के संसार में छाया के साथ रहकर प्रमोद को अब और किसी वस्तु की आवश्यकता न थी। आर्थिक कठिनाइयां कभी बाधा बनकर उनके इस सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी। प्रमोद को इसका ध्यान भी न था। कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंसिपल की उनके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उनका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा था और वे परीक्षाओं में सदा पहले स्थान पर आए थे, इसलिए वह थोड़ा प्रयत्न करने पर वहां प्रोफेसर हो सकते थे। परंतु सुख की आत्मविस्मृत तथा बाह्य आवश्यकताओं की पहुंच कहाँ। कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर का स्थान खाली भी हुआ, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए थे कि उन्हें और किसी बात का स्मरण ही ना रहा। उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उनसे इस पद के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा भी, किंतु उनका यह उत्तर सुनकर, छाया क्यों मुझे अपने पास से दूर भगा देना चाहती हो? छाया चुप हो गई। उसे अधिक कहने का साहस न हुआ। वह प्रमोद के भावुक स्वभाव से भली भांति परिचित थी। छोटी छोटी साधारण बातों का भी उनके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं, किंतु वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का वह महत्व न रह गया था जो पहले था। अब वह नशा कहाँ था। उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उन्हें अब ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है। आर्थिक कठिनाइयां भी उन्हें पद पद पर सूल की तरह कष्ट पहुंचा रही थी। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें बहुत खटक रहा था। उनका चित्त व्याकुल सा रहता। बार बार उस स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता, माता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुपम शांति मिलती है, वह उन्हें छाया के पास ना मिलती। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता था पर शीतलता नहीं। आनंद मिलता था पर तृप्ति नहीं। हाँ, प्यास और तीव्र होती जान पड़ती। आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वे माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने ही उन्हें अपने प्रेम के पलने से उतार कर अलग कर दिया, तब स्वयं उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा न रह गया था। चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे बहुत क्रस और विक्षिप्त से रहते। समाज में भी अब वह मान प्रतिष्ठा न थी। हर स्थान पर उनके इसी विवाह की चर्चा सुनाई पड़ती। प्रमोद के इस कार्य से ही नहीं, स्वयं प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति न रह गई थी। सब लोग प्रायः यही कहते कि प्रमोद 2 ही 3 साल के बाद अपने इस कृत्य पर पछताएगा। यह विवाह प्रमोद सरीखे विवेकी और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो आखिर वैश्या की ही लड़की ना, कितने दिन तक साथ देगी? वैश्याएं भी किसी की होकर रही हैं या यही रहेगी? इस प्रकार के न जाने कितने तरह के आक्षेप
प्रमोद के सुनने में आते। इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित सी हो उठी। उन्हें इन सब बातों का मूल कारण छाया ही जान पड़ती। वे सोचते, कहाँ से मेरी छाया से पहचान हुई, ना उससे मेरी पहचान होती और ना विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूट पड़ता। वे अब छाया से कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अपने आप शीतलता आने लगी। छाया का मूल्य उनकी आंखों में घटने लगा। पर प्रमोद स्वयं ये सब चाहते ना थे। छाया में वेश्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण मिलता ना था। वे विवश थे। हृदय के ऊपर किसका वश चलता है। वे अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखित हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी छाया से वो ऐसा व्यवहार कर बैठते जो अनुचित कहा जा सकता था। छाया सुख की छाया में ही पलकर बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार के ज्वालामय संसार से वह परिचित न थी। अब पद पद पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। प्रमोद के इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुंच नहीं है। उसे इसी में संतोष था। एक कुलवधू इसके अतिरिक्त और चाहती ही क्या है। पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। प्रमोद के चरणों में उसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी। और इस साधना के बल पर ही वह प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। प्रमोद के जरा हंसकर बोलने पर वो सब कुछ भूल जाती थी। उसे कुछ याद रहता तो केवल प्रमोद का मधुर व्यवहार। प्रमोद के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़कर रह सकते थे, और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया पर भी ममता हो गई थी। उनका क्रोध महीने डेढ़ महीने से अधिक न ठहर सका। वो समाज के पीछे अपने प्यारे पुत्र को नहीं छोड़ सकते थे। हृदय कहता था, चलो मना लाओ, बेटा आत्माभिमानी है तो पिता को नम्र होना चाहिए। किंतु आत्माभिमान में आकर उसी समय गला पकड़ लेता। पुत्र के दरवाजे स्वयं उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न जान पड़ता। फिर पुत्र ही तो है, यदि वो पिता के पास तक आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा। सारांश यह कि चंद्रभूषण और सुमित्रा अब बहू बेटे के लिए व्याकुल होते हुए भी उन्हें बुला ना सके। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा कि प्रमोद बहुत दुबला हो गया है और कुछ बीमार सा है। माता का हृदय पानी पानी हो गया। उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपए भेजकर कहला भेजा कि प्रमोद आकर उनसे मिल जाए। रुपए तो प्रमोद ने ले लिए क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी, परंतु वे घर ना जा सके। उन्होंने समझा माँ ने पिता की चोरी से घर में बुलवाया है, इसलिए जिस घर में वे पैदा हुए, जहाँ के जलवायु में पलकर इतने बड़े हुए, उसी घर में चोर की तरह जाना उन्हें भाया नहीं। वे नहीं गए, जाना अस्वीकार कर दिया। इससे सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ। वे उठते बैठते चंद्रभूषण से इस बात का आग्रह करने लगी कि वे प्रमोद को स्वयं लेने जाएं। उसे मनाने में उनकी प्रतिष्ठा न कम पड़ेगी। दशरथ ने बेटे के लिए प्राण दे दिए थे, यहाँ तो जरा से सम्मान की ही बात है। पिता का हृदय तो स्वयं ही पुत्र के लिए विकल हो रहा था। वे तो स्वयं चाहते थे। अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सर पर छोड़कर वे पुत्र को मनाने चले। कहीं छाया पैर छूने आई तो लाख वैश्या की लड़की है, पर अब तो मेरी पुत्र बधू है। क्या मैं खाली हाथ ही पैर छुआ लूंगा। सराफे की ओर घूम गए। वहां एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन खरीदे और जेब में रखकर 10 कदम भी न चल पाए थे कि सामने से प्रमोद आते हुए दिखाई दिए। चंद्रभूषण के पैर रुक गए। प्रमोद भी ठिठके। झुककर उन्होंने पिता के पैर छू लिए।
चंद्रभूषण की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। प्रमोद के भी आंसू ना रुक सके। दोनों कुछ देर तक इसी प्रकार आंसू बहाते रहे। कोई बातचीत ना हुई। अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूषण ने कहा, घर चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा रात दिन तुम्हारे लिए रोया करती हैं। प्रमोद ने कोई आपत्ति ना की, चुपचाप पिता के साथ घर चले गए। उस दिन वे बहुत रात घर लौटे। उनकी बाट जोहते जोहते छाया भूखी प्यासी सो गई थी। जब प्रमोद अपने कमरे में पहुंचे तो 12 बज रहे थे। उस समय छाया को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। विलंब से लौटने का दुख था, जबकि वे भोजन कर चुके थे और छाया उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी। उन्हें छाया के ऊपर दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे। छाया गाढ़ी निद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखा खिंच जाती थी। प्रमोद यह देख रहे थे। आज उन्हें अपने कट व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। इसी सोच विचार में वे सो गए। छाया की भी नींद खुली। घड़ी की ओर देखा, 1:30 बज रहे थे। पास ही प्रमोद सुख की नींद ले रहे थे। वह बड़ी व्याकुल हुई। उसने अपने आप को जाने कितना धिक्कारा। ऐसी नींद भी भला किस काम की। वे आए और भूखे प्यासे सो रहे और ये निगोड़ी आंखें ना खुली। ये सदा के लिए बंद ना हुई थी ना कभी खुलने के लिए तो मुंदी थी, फिर खुलने के समय पर क्यों ना खुली। इसी प्रकार अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे। छाया फिर सो ना सकी। बाकी रात उसने करवट बदलते ही बिताई। सवेरे उठकर उसने प्रमोद का कोट टटोला। उसकी जंजीर ज्यों का त्यों पड़ी थी। दूसरी जेब में 25 रुपए भी थे। जंजीर बेची भी नहीं, गिरवी भी नहीं रखी। फिर ये रुपए कहाँ से आए? प्रयत्न करने पर भी छाया इस उलझन को ना सुलझा सकी। सवेरे प्रमोद सोकर उठे, तब उनका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न था। उठने पर उन्होंने छाया से पिता की मुलाकात, अपने घर जाने की बात और वहां के सब लोगों के व्यवहार और बर्ताव सभी बतलाए। छाया सुनकर प्रसन्न हुई, किंतु उस घर में छाया भी प्रवेश कर सकेगी या नहीं, ना तो इसके विषय में प्रमोद ने कुछ कहा और ना ही छाया को पूछने का साहस हुआ। अब प्रमोद की दिनचर्या बदल गई थी। वह सवेरे से उठते ही अपनी माँ के पास चले जाते, वहीं हाथ मुंह धोते, वहीं दूध पीते, फिर अखबार पढ़ते पढ़ाते, मित्रों से मिलते जुलते वे करीब 11-12 बजे घर लौटते। इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता, क्योंकि छाया उन्हें भोजन कराए बिना खाना ना खाती थी। छाया को अब प्रमोद के सहवास का अभाव बहुत खटकता था, किंतु वह प्रमोद से कुछ कह ना सकती थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करती थी जैसे प्रमोद के चरणों पर अपना सर्वस्व निछावर करके भी वह प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकती है जितना एक साधर्मणी का अधिकार होता है। इसी प्रकार 6 महीने और बीत गए। आज वही तिथि थी जिस दिन छाया और प्रमोद विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक हुए थे। वो आज बड़ी प्रसन्न थी। सवेरे उठते ही उसने स्नान किया, एक गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी। जो कुछ आभूषण थे वो सब पहनकर वो प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रमोद उठे और उठकर प्रतिदिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे। छाया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, आज जरा जल्दी लौटना। क्यों, कोई विशेष काम है? प्रमोद ने पूछा। आज अपने विवाह की वर्षगांठ है। कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ छाया ने उत्तर दिया। होगी, उपेक्षा से कहते हुए प्रमोद ने साइकिल उठाई और वे चल दिए। छाया की आंखें डबडबा आई। वह कातर दृष्टि से प्रमोद की ओर तब तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए। फिर भीतर आकर अनमन भाव से घर के कामकाज में लग गई। भोजन में आज उसने कई चीजें जो प्रमोद को पसंद थी बनाई, किंतु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर ना लौटे तो वह चिंतित सी हुई। उससे रहा ना गया।
उठकर वह प्रमोद के घर की तरफ चली। जहां न जाना चाहती थी वही गई, जो कुछ न करना चाहती थी वही किया। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रभूषण तख्त पर बैठे हैं। छाया को देखते ही वे कुछ अचंभित से हुए, किंतु तुरंत ही आदर भाव प्रदर्शित करते हुए बोल उठे, आओ बेटी, कैसे आई हो, आओ बैठो। छाया को ससुर के इस सद्व्यवहार की आशा न थी। वह उनके इस व्यवहार पर बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी समझ में न आता था कि वह प्रमोद के विषय में कैसे पूछे। इसी पशुपेश में वह कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। अंत में अपने सारे साहस समेटकर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? किसे, प्रमोद को पूछती हो? वो तो इधर कल शाम से ही नहीं आया। पर हाँ, वह प्रायः मिस्टर अग्रवाल के यहाँ बैठा करता है। तुम ठहरो, मैं उसे बुलवाए देता हूँ, चंद्रभूषण ने उत्तर दिया। उधर प्रमोद की माँ दरवाजे की आड़ से खड़ी खड़ी छाया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कैसी चांद सी है, चाल ढाल से भी कुलीन घर की बहू बेटियों से कुछ अधिक ही जचेगी, कम नहीं। बातचीत का ढंग कितना अच्छा है, स्वर कितना कोमल और मधुर है। चूल्हे में जाए वह समाज, जिसके कारण मैं इस हीरे के टुकड़े को अपने घर में अपनी आंखों के सामने नहीं रख सकती। छाया फिर बोली, आप उन्हें न बुलवाकर मुझे ही वहां पहुंचवा दें। अच्छी बात है, कह के चंद्रभूषण अपने एक विश्वास पात्र नौकर के साथ छाया को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजकर भीतर आए। पत्नी ने कहा, वह लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया है आज आई थी। पत्नी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, वह बेचारी तो उपत के तुम्हारे दरवाजे तक आई और तुमसे इतना भी न बन पड़ा कि उसे घर के भीतर तक लिवा लाते। चंद्रभूषण सिर खुजलाने लगे। वाह, मैंने तो तुम्हारे ही डर के मारे नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाने को क्या हुआ था, अपनी ही तो बहू है। फिर वे उठकर भीतर गए। अलमारी से वही कंगन की जोड़ी जो उस दिन उन्होंने खरीदी थी लाकर पत्नी के सामने धर दी। बोले, लो, अब जब आवे तो उसे यह कंगन पहना देना। सुमित्रा ने चकित दृष्टि से एक बार कंगन और एक बार पति की ओर देखा, फिर प्यार किंतु तिरस्कार के स्वर में बोली, मेरे लिए तो ऐसा कंगन कभी न लाए थे, अपनी बहू के लिए कैसे चुपचाप खरीद लाए, किसी को मालूम भी न होने पाया। अरे तो ऐसे कंगन के लिए कलाई भी तो वैसी ही होनी चाहिए। कहते कहते चंद्रभूषण बाहर चले गए। कंगन उठाकर सुमित्रा ने रख लिए और उसी दिन से फिर छाया की बाट जोहने लगी। छाया ने मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा, प्रमोद ताश के खेल में तल्लीन है। वहां पर कई युवक और युवतियां थी। प्रमोद सबसे हंस-हंस बातें कर रहे थे। वहां पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या शांता को छोड़कर छाया किसी को पहचानती न थी। शांता से छाया का परिचय भी प्रमोद ने ही करवाया था। शांता प्रमोद की बाल सहेली थी और वे उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज प्रमोद का शांता के पास इस तरह बैठे रह जाना और छाया की उपेक्षा करना छाया को बड़ा कष्टकर जान पड़ा। वह सोचने लगी, यहाँ ना आती तो अच्छा होता। वह बैठ ना सकी, 10 मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही। अंत में शांता की नजर उस पर पड़ी। उसने उठकर छाया को आदर के साथ बैठाया। प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही उसके मित्रों के घर तक पहुंचना अच्छा ना लगा। उन्होंने वहीं सबके सामने उसे डांट दिया। वे सिर से पैर तक जल उठे। कुछ देर वहां बैठकर फिर वे अपने घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने छाया को खूब आड़े हाथों लिया। जो कुछ जी में आया क्रोधावेश में कहते गए। क्रोध में ना मनुष्य में बुद्धि रह जाती है ना विवेक। प्रमोद को जो कुछ कहना था वह भी कहा और जो कुछ ना कहना था वह भी कहा। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि तुम अपने परिवार की चाल क्यों छोड़ सकोगी, गली गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। तुम तो मालूम होता है वही करोगी,
जो तुम्हारी माँ आज तक कर रही है। छाया कट सी गई। अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि कुछ बोलकर अपना अहित छोड़कर वह हित नहीं कर सकती। अंत तक अपने इस कार्य के लिए वह विनम्र भाव से प्रमोद से क्षमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही अब उससे ऐसी भूल कभी ना होगी। किंतु प्रमोद अपने को शांत ना कर सके। वे उन्मत्त की तरह कभी टहलते और कभी चुपचाप लेट जाते। अंत में कुछ देर तक इधर उधर टहलकर वे छाया से बोले, छाया, मैं तो मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ शांति मिलती है। शांता के पास पहुंचकर मैं एक प्रकार के सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। वहाँ मैं सारी दुश्चिंताओं से क्षण भर के लिए अपने आप को मुक्त पाता हूँ। वहाँ मैं जितना अधिक रहूं रहने दिया करो। तुम्हारे पास मुझे सिवा ग्लानि और क्षोभ के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास मैं शांति नहीं किंतु अशांति ही अधिक पाता हूँ। शीतलता नहीं, मुझे जलन होती है। और यह सच तो है छाया कि अब मैं तुमसे घृणा करने लगा हूँ। तुम्हारी माँ के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तुम्हें स्वतंत्र किए देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जाकर सुख से रह सकती हो। मैंने तो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहकर भर पाया। बस अब और अधिक मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो। रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जहां मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहां जाने दो। कहते हुए प्रमोद बाहर चला गया। छाया वहीं धरती पर लौटकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वह कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार उसे शून्य सा होता हुआ जान पड़ा। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस्व कोई बरबस उससे छीन लिए जाता है। वह चीख पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। पड़ोस की कुछ स्त्रियों ने आकर उसके मुंह पर पानी की छींटे मारी। छाया उठ बैठी। उस दिन वह भोजन न कर सकी। इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगांठ संपन्न हुई। प्रमोद बहुत रात गए घर लौटे। छाया तब तक सोई न थी। वह अब भी रो रही थी। छाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आ गई। उन्हीं की ओर से इस संग्राम की संधि का प्रस्ताव पेश हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया। रात अच्छी कटी, किंतु सवेरे से फिर वही रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी, सो अब भी है। आरंभ हो गई। प्रमोद फिर कुछ तेज बातें कह के चल पड़े और छाया रोती रह गई। राजरानी अपनी पुत्री की दुर्अवस्था के विषय में प्रतिदिन सुना करती थी। उसने फिर अंतिम शस्त्र फेंका। दासी से कहला भेजा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। छाया चाहे तो आकर मेरे साथ सुख से रह सकती है। यह इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति उसी की है। वो इतना कष्ट क्यों झेल रही है? अभी उसकी माँ तो जीवित है, इतना तो सोचे। छाया ने उसके उत्तर में माँ को कहला भेजा, मेरी नसों में सीता और सावित्री का खून दौड़ रहा है। मैं आर्य महिला हूँ। मैं अपने पति के चरणों को छोड़कर नहीं जा सकती। सीता और सावित्री का महान आदर्श मुझसे कहता है कि पति ही मेरा परमेश्वर है। पति को छोड़कर स्त्री की कहीं दूसरी जगह गति नहीं हो सकती। उनसे कहना कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मैं उन्हें अपनी माँ नहीं समझती। मेरी माँ होती तो मेरी ही तरह पवित्र जीवन बिताती। इस उत्तर से राजरानी के स्वाभिमान को धक्का सा लगा। उसने सोचा अभी और ठोकरे खाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आवेगी, तब अपने आप चली आएगी। जैसे ही दासी घर से बाहर निकली, प्रमोद ने घर में प्रवेश किया। वह सिर से पैर तक जल उठे। घर के अंदर आते ही उन्होंने बेकसूर ही सारा क्रोध छाया पर उतार दिया। छाया के हर छोटे छोटे कार्य को अब वे संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें उसके ऊपर विश्वास न रह गया था। उसकी हर एक भावभंगी में उन्हें कुछ छल, कुछ धोखा दृष्टिगोचर होता था।
उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और छाया के सच सच कह देने पर भी विश्वास न कर सके। क्रोध में उन्मुख से हो रहे थे। क्रोध के साथ बोले, छाया तुम जाओ जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे कष्ट भर होता है और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप ही अपनी माँ के पास चली जाओ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना रह जाएगी। मेरा कहना मानो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो छाया। तुम भी सुख से रह सकोगी, मैं भी सुख से रह सकूंगा। छाया ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। उसने हिचकियों के साथ कहा, प्रमोद तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मैं कर दूंगी। व्यंग और उपेक्षा की हंसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ यही चाहता हूँ छाया, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी इतनी बात मान लोगी मुझे बड़ी शांति मिलेगी। शाम को घर लौटकर प्रमोद ने देखा छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। प्रमोद पागलों की तरह छाया की लाश पर गिर पड़ा। आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली जिसमें छाया का चित्र और उसका अंतिम पत्र है, बड़ी सावधानी से हृदय लगाए हुए नगर के सुनसान स्थानों में या खंडहरों में देखे जाते हैं। वे न कभी किसी से बोलते हैं और न किसी की बात का उत्तर देते हैं। हाँ, अपने आप ही वे कभी कभी एक विचित्र प्रकार की आवाज से कुछ कहते हैं जिसको बस वे ही समझते हैं और कोई नहीं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी बियाह। जबलपुर से आजमगढ़ डेढ़े दर्जे का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में अकेली मैं। डाक गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डिब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं। साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अखबार। मुझे अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डिब्बे भर में दौड़ लगाती। उसे संभाल रखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डिब्बे में कई यात्री चढ़े और कई उतरे, पर इस डिब्बे में कोई परिवर्तन न हुआ। मैं जबलपुर से जैसे अकेले चली थी तैसे ही कटनी से भी चली। डाक गाड़ी फिर हवा से बातें करने लगी। सपना आया, ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफॉर्म पर दौड़ा चला आ रहा है। उसके हाथों में पीतल की एक छोटी सी थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, ये सब वह आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े दौड़ा आ रहा था। ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुक गया ठीक मेरे डिब्बे के सामने। तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी उस बच्चे के विषय में कुछ कह रहे हैं। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोचकर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाजा खोलकर डिब्बे में बिठा दिया। बच्चे को बिठाने के बाद वह मुझसे विनय भरे स्वर में बोला, बहन आप जरा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। कई दिनों से यह स्टेशन आती है और कहती है कि इलाहाबाद जाना है। मैंने पूछा, पर यह बच्ची है किसकी? ये तो मैं नहीं जानता, कांस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाहाबाद जाना जरूरी है। कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दौड़ कर आती है। मैं और कुछ पूछूं कि सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा कि ये भी मुसीबत ही है। ट्रेन इलाहाबाद लगभग 11 बजे पहुंचती है। आज 1 घंटा पीछे जा रही है तो 12 बजे से पहले क्या पहुंचेगी? इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते या सो गई तो क्या इसे कोई लेने आएगा?
कोई ना आया तो किसे सौंपूंगी इसे। एक साथ मेरे मन में कई प्रश्न उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और वहां मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वह बेंच पर ना बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसके सामने वही थाली, कटोरी और गिलास थे। देखने में वह 5-6 वर्ष से अधिक की ना जान पड़ती थी। कपड़ों के नाम पर एक मटमैला सा कपड़ा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सिर के बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि इस छोटी सी आयु में उसने बहुत दुख देख लिए हैं। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर है। यह गड़ी हुई मूर्ति की तरह शांत और स्थिर बैठी है। डाकगाड़ी उसी पूर्ण वेग के साथ दौड़ रही थी, पर वह बालिका एक तपस्वी की तरह शांत और मौन बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, राम प्यारी। तुम कहाँ जा रही हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने पूछा, और इस बार उसने सिर उठाकर उत्तर दिया, अपने बियाह के पास जाई था। कितने आश्वासन और विश्वास के साथ उसने कहा, बियाह के पास, तो इसकी शादी भी हो चुकी है। फिर मैंने पूछा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मर गए, उसी विकार रहित स्वर में उसने कहा। फिर मैंने पूछा, मरे हुए कितने दिन हुए हैं और तुम्हारा कोई नहीं है? ढेर दिन अस्पताल में रहने के बाद मर गए। हमारा बियाह इलाहाबाद में है। फिर मैंने पूछा, और ये थाली, कटोरी, गिलास कहाँ से लेकर आई हो? उसने जवाब दिया, अपने घर से लेकर आई हूँ। बियाह के घर लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा, यह बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर इसके बियाह ने कोई खोज खबर न ली, उसी बियाह को खोजने या कितने विश्वास के साथ निकली है। फिर मैंने पूछा, इलाहाबाद में तुम्हारा बियाह कहाँ रहता है? उसने फिर वही सादा सा उत्तर दिया, वही इलाहाबाद में। अब मैं और क्या पूछती? वह तो इलाहाबाद को भी अपने गांव सरीखा मानती है, जहां गिने चुने कुछ घर होंगे। आराम से अपने बियाह को खोज लेगी। फिर मैंने पूछा, इससे पहले कभी बियाह के घर गई हो? उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ देखते हुए कहा, चलाओ हुए बिना बियाह के घर कोई नहीं जाता। अब इससे अधिक उससे प्रश्न करना उस पर अत्याचार होता, अतः मैं चुप रह गई। गाड़ी उसी तेजी के साथ चली जा रही थी। ठंडी हवा तीर की तरह भीतर आकर शरीर को कपाने लगी। मैंने अपनी शाल निकाल कर ओढ़ लिया। मैं केवल 2 दिन के लिए जा रही थी, इसलिए कपड़े भी इन्हें गिने थे। अंत में बहुत सोच विचार के मैंने तय किया कि बिछाने की चादर के बिना मेरा काम चल सकता है, और उसे निकालकर मैंने उस बच्ची को ओढ़ा दिया। वह बोली कुछ नहीं, बस विस्मय के साथ मेरी ओर देखती भर रही। शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूख भी लगाई थी। मैंने खाना निकाला, कुछ उसे दिया और स्वयं भी खाया। उस लड़की ने मेरे मातृत्व को क्रियाशील होने का अवसर दिया। खाना खाने के बाद मेरी कुछ देर लेट जाने की आदत है, अतः मैं लेट गई और सो गई। इतने में गाड़ी फिर रुकी। यह मानिकपुर था। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाली स्त्रियों का एक झुंड एक साथ डिब्बे में भर गया। मैंने पैर सिकोड़कर 2 स्त्रियों को बैठने की जगह दी, किंतु मैं उठी नहीं, लेटी रही। फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। एक महिला ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, यह बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कहकर सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। क्या पूछा गया मैं सब तो नहीं सुन सकी। राम प्यारी की किसी बात को सुनकर वे महिलाएं जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहां राम प्यारी बैठी थी, पर वो वहां नहीं थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपनी ब्याह को ढूंढने चली गई। सामने प्लेटफॉर्म पर, जहां चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके
लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिसने बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी। मैंने देखा राम प्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े खड़ी है। उन स्त्रियों के साथ वह भी रोक ली गई थी। उन स्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है, टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, घर से आई तही अपने बियाह के घर जा। और वह आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का सर गूंज रहा था, बियाह के घर जा। क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने बियाहे को। ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञातवाणी, जिसे सीता और सावित्री कहते हैं, उस बच्ची के कंठ से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से न बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती वह अपने बियाह को कैसे खोजती है। यह अन्वेषण कितना सुंदर होता। पर अब तो रारा कर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो अभी भी अनुत्तरित ही है। उसका बियाह उसे मिला भी या नहीं? धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी प्रोफेसर मित्रा। प्रोफेसर मित्रा 40 की दहलीज के करीब पहुंच चुके थे, किंतु थे अभी तक अविवाहित। यह बात नहीं थी कि वे विवाह करना ही ना चाहते थे, पर वे जैसी आदर्श पत्नी खोज रहे थे वैसे उन्हें अभी तक कहीं मिली न थी। प्रोफेसर मित्रा स्वभाव से ही उदार और सुशील थे। रंग सांवला, कद ऊंचा और चेहरा सुडौल था। वे बहुत कम बोलते थे, स्वभाव के कुछ झक्की थे, पर थे आदमी अच्छे। कभी घंटों मेज पर हाथ की कोहनियां टिकाए, गालों पर हाथ रखे वे विचारमग्न बैठे रहते थे, और कभी बातचीत करते करते कुछ ख्याल आ जाता तो वे बिना कुछ बोले ही बातचीत समाप्त करने के लिए उठ खड़े हो जाते थे। परंतु लड़के उन्हें चाहते थे और उनका आदर भी करते थे। वे फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। सेकेंड ईयर के एक लड़के कांति किरण को वो बहुत चाहते थे। कांति किरण एक निर्धन परिवार का लड़का था। उसकी फीस और पढ़ाई का कुल खर्च प्रोफेसर मित्रा अपने पास से देते थे। कांति किरण सच्चरित, सुशील, तीक्ष्ण बुद्धि और मेधावी था। यही कारण था कि आर्थिक सहायता करने के अतिरिक्त प्रोफेसर मित्रा उससे स्नेह भी करने लगे। प्रोफेसर मित्रा अविवाहित थे ही। शहर से जरा हट कर उनका एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें रहने वाला उनके अतिरिक्त और कोई ना था। उन्होंने एक दिन कांति किरण से अपने बंगले पर ही रहने को कहा और कांति किरण तब से उन्हीं के बंगले पर रहने लगा। इस प्रकार प्रोफेसर मित्रा ने अपने सिउने जीवन में एक साथी का निर्माण कर लिया। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुला तो नई भर्ती होने वाली लड़कियों में कांति किरण की भांति एक लड़की मृणाल पर भी प्रोफेसर मित्रा की अनुकंपा विशेष रूप से हो गई। यह मृणाल कौन थी कोई नहीं जानता था। मैट्रिक उसने कलकत्ता से ही पास किया था। अपनी विधवा माँ के साथ कुछ ही दिन हुए यहाँ आई थी। मृणाल की माँ निर्धन थी। यहीं के लड़कियों के मिडिल स्कूल में वह उपपाठिका होकर आई थी। मृणाल की माँ और प्रोफेसर मित्रा में कब पहचान हुई यह कोई नहीं जानता, किंतु मृणाल के भी पढ़ने का सारा खर्च प्रोफेसर मित्रा ने अपने ऊपर ले लिया। यही नहीं कि प्रोफेसर मित्रा केवल कांति किरण और मृणाल को ही आर्थिक सहायता देते हों, वे और भी बहुत से गरीब लड़कों की सहायता करते थे। बैंक में उनका कोई हिसाब न था। हर महीने की तनख्वाह उनके आवश्यक खर्च को निकालकर इसी प्रकार निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में उठ जाती थी। वे प्रायः कहा करते थे, हर महीने मुझे इतने रुपए मिलते हैं, मैं उन्हें इस प्रकार ना बांट दूं तो क्या करूं? ना स्त्री ना बच्चे, रुपयों का संग्रह करके मैं करूंगा क्या? मृणाल की माँ को महीने के कुल 30 रुपए मिलते थे।
जो दोनों माँ बेटी के लिए सम्मान के साथ रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। परंतु प्रोफेसर मित्रा की सहृदयता ने उन्हें कभी किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न होने दिया। सजाती होने के कारण उनकी घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। सप्ताह में एक बार प्रोफेसर मित्रा मृणाल की माँ से मिलने जाते और मृणाल तो प्रायः रोज ही 1-2 घंटे प्रोफेसर मित्रा के यहाँ बिताती थी। मृणाल फिलॉसफी की छात्रा थी जिसे प्रोफेसर मित्रा ही पढ़ाते थे। बड़ी अच्छी छात्रा थी। प्रोफेसर मित्रा उससे बहुत खुश रहते थे। मृणाल अपनी माँ की पहली संतान थी। माँ बेटी का रिश्ता जाने बिना प्रायः लोग उन्हें बड़ी छोटी बहन समझते थे। मृणाल के जन्म के कुछ ही समय बाद मृणाल के पिता का देहांत हो गया था। तब से इसी प्रकार नौकरी और ट्यूशन करके मृणाल की माँ उसे इतनी बड़ी कर पाई है। अब उसे सबसे बड़ी चिंता मृणाल के ब्याह की थी। जिस लड़की को उसने कष्ट से पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसे किसी सुयोग्य वर के हाथों सौंप कर ही वह निश्चिंत हो सकती है। वह पढ़ा लिखा कुलीन वंश का और खाते पीते घर का हो, जिससे उसकी मृणाल सुखी रहे। यही मृणाल की माँ की कामना थी। निर्धनता का जो कटु अनुभव मृणाल की माँ को था, वह भूलने के योग्य नहीं था। उसी निर्धनता के दलदल में वह जानबूझकर अपनी बेटी को नहीं फंसाना चाहती। इसलिए तो मृणाल 18 वर्ष की हो जाने पर भी अविवाहित थी। मृणाल की माँ को जब मालूम हुआ कि प्रोफेसर मित्रा अविवाहित हैं, तो वह सोचने लगी कि मृणाल और प्रोफेसर मित्रा की जोड़ी तो बुरी नहीं रहेगी। प्रोफेसर मित्रा की उम्र वैसे कुछ ज्यादा भी नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरी मृणाल रानी बनकर भी तो रहेगी। एक दिन मृणाल की माँ ने निश्चय किया वह प्रोफेसर मित्रा से उनके अविवाहित रहने का कारण पूछेंगी। उस दिन शाम को जब प्रोफेसर मित्रा आए तो उसने साहस करके यह सवाल उठाया, मित्रा साहब, मैंने सुना है कि आपने अभी तक विवाह नहीं किया है। यदि आपको कोई अड़चन ना हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इस संन्यास का क्या कारण है? प्रोफेसर मित्रा के सामने ऐसा सवाल भी इस घर में उनसे कभी होगा, वो ना जानते थे। बोले, मैंने आज तक विवाह की ओर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कह नहीं सकता। अब तक नहीं दिया तो अब तो ध्यान देना चाहिए। शाम को लौट कर जाते हैं तो क्या वीरान सा घर आपको अच्छा लगता है? प्रोफेसर मित्रा हंसकर बोले, नहीं, घर तो वीरान नहीं रहता, कांति किरण रहता है। अक्सर मृणाल आ जाती है, फिर नौकर चाकर भी तो रहते ही हैं। मृणाल की माँ तनिक हंसकर बोली, नौकर चाकरों से कहीं घर आबाद हुआ है? और कांति किरण का क्या? उसकी पढ़ाई खत्म हुई, 2 महीने बाद अपने घर चला जाएगा। मित्रा साहब हंसकर बोले, मृणाल तो रहेगी। मृणाल की माँ जरा गंभीर होकर बोली, हाँ, मृणाल तो रहेगी, पर ऐसे रहने से क्या होता है? मैं मृणाल के ही लिए कह रही हूँ। अब मृणाल के साथ गृहस्थी बसाओ, मैं भी उसके हाथ पीले करके निश्चिंत हो जाऊं। प्रोफेसर मित्रा चौंक पड़े, मृणाल के साथ गृहस्थी बसाऊं? मृणाल तो बच्ची है, मैंने उसे सहायता दी है, तो क्या उसका पुरस्कार मुझे लेना पड़ेगा? प्रकट में बोले, छोटा था तभी माताजी नहीं रही, 20 साल का भी ना हो पाया था कि पिताजी भी संसार छोड़कर चले गए। कोई सुनने वाला था ही नहीं। ना तो विवाह के विषय में कभी सोचा, ना सोचने का समय मिला। आज 18 साल से यूं ही एकाकी जीवन बिता रहा हूँ। जीवन में किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं है। अब इस उम्र में शादी करूं, अब तो बूढ़े होने में अधिक देर नहीं है। मृणाल की माँ बोली, यही तो शादी की उम्र है, बचपन की शादी किस काम की? और हाँ मित्रा साहब, तुमने मुझे माँ कहकर सम्मान दिया है, अब उस सम्मान की रक्षा भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। मेरी मृणाल को तुम देखते आ रहे हो, बुरी लड़की नहीं है। चाल ढाल, बात व्यवहार, रूप रंग में किसी सुंदर से सुंदर लड़की के सामने खड़ा कर दो तो कुछ ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं। यदि तुम उससे विवाह करने का आश्वासन दे दो
तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाए। प्रोफेसर मित्रा गहरी चिंता में डूब गए। कल्पना की आंखों से बालिका मृणाल को गृहिणी मृणाल के रूप में उन्होंने अपने घर में घूमती हुई देखा। नौकरों से वह ठीक ढंग से काम ले रही है, घर में कोई अव्यवस्था नहीं, सभी काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। प्रोफेसर मित्रा को अब घर में किसी भी काम की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती। इसी समय मृणाल की माँ की बात से वह चौंक से उठे। मृणाल की माँ कह रही थी, मित्रा साहब चिंता ना करो, मेरी मृणाल को स्वीकार कर लो, वह तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। मित्रा साहब ने कहा, आप मुझे कुछ दिन सोचने का समय दीजिए, बहुत जल्दी मैं आपको जवाब दूंगा। और वे अपने बंगले की ओर चले। आधे से अधिक प्रोफेसर मित्रा इस विवाह के पक्ष में हो चुके थे। घर आए, देखा ड्राइंग रूम में मृणाल कांति किरण से कुछ बातें कर रही है। न जाने क्यों उन्हें यह अच्छा न लगा। आज यह पहला ही अवसर न था कि उन्होंने कांति किरण और मृणाल को बातें करते देखा हो। बहुत बार देखा था, परंतु इस ओर उन्होंने कभी ध्यान ही न दिया था। आज उन्हें दोनों को बातें करते देखकर दुख सा हुआ। उनके चेहरे पर कुछ मलिनता आ गई। मृणाल उन्हें देखती हुई बोली, प्रोफेसर साहब मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और कुर्सी खिसका कर वह प्रोफेसर साहब के बहुत करीब बैठ गई। प्रोफेसर साहब का जी आज पढ़ाने में नहीं लग रहा था। यह मृणाल ने ध्यान से देखा। वह बोली, आपकी तबीयत कुछ खराब जान पड़ती है, आप उदास हैं, रहने दीजिए, मैं कल पढ़ लूंगी, आप आराम कीजिए। प्रोफेसर मित्रा मृणाल को अपने पास से इतनी जल्दी न जाने देना चाहते थे। मृणाल को वह पहले ही बहुत ज्यादा चाहते थे, फिर आज उसकी मां ने विवाह का प्रसंग छेड़कर मृणाल के प्रति उनकी सारी कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया। वे बोले, पढ़ो मत, कुछ देर पास बैठो मृणाल। मृणाल बैठ गई। मित्रा ने कई बार उसके सुंदर मुख और अल्हड़ यौवन को ध्यान से देखा। उन्होंने निश्चय किया कि विवाह करूंगा। मैं जिस आदर्श रमणी को खोज रहा था वह मृणाल ही है। उनके कल्पना जगत में मृणाल उनकी गृहिणी, बंगले की अधीश्वरी, उनके बच्चों की माँ सब कुछ बन गई थी। इधर मृणाल को बैठे बैठे 20 मिनट हो गए। उसने पूछा, जाऊं? रात बहुत हो जाएगी तो माँ बहुत घबराएगी। प्रोफेसर मित्रा चौंक पड़े, बोले, हाँ मृणाल, रात बहुत हो गई है, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, ड्राइवर से कह दीजिए, मृणाल ने कहा। पर प्रोफेसर साहब ना माने। वे बोले, नहीं, चलो मैं ही छोड़ आऊंगा। और वे मृणाल को लेकर चले। ड्राइवर तो था भी नहीं। ऐसी हालत में प्रायः कांति किरण ही उसे छोड़ने जाया करता था। इस वार्ता में भी ड्राइवर की जगह मृणाल का मतलब कांति किरण से ही था। प्रोफेसर साहब मृणाल को छोड़कर घर आए। उस दिन रात भर वे सो ना सके। विवाह की चिंता में उन्हें सारी रात नींद न आई। दूसरे ही दिन उन्होंने बैंक अकाउंट खोलने का भी निश्चय किया। घर गृहस्थी का सब कुछ तो अब उन्हें संग्रह करना ही पड़ेगा। अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा। सुबह उठते ही उन्होंने कांति किरण को बुलवाया। मालूम हुआ कि कांति किरण आज सवेरे से ही कहीं चला गया है। कांति किरण के द्वारा वे एक बहुत बढ़िया पलंग का ऑर्डर देने वाले थे। मृणाल के लायक उनकी समझ में उनके घर में कोई भी सामान नहीं था। सभी सामान ठीक और अच्छा बनवा कर रखना पड़ेगा। अकेले आदमी की बात और होती है और गृहस्थ की और। इसी चिंता में सुबह का भी सारा समय बीत गया। कॉलेज जाने का समय हो गया। उन्होंने भोजन किया, सोफर से कार निकलवाई। उन्होंने सोचा कि पहले मृणाल के घर जाकर उनकी माँ को विवाह के विषय में अपनी स्वीकृति की सूचना दे दें और फिर कॉलेज जाएं। विवाह करना ही है तो फिर देर करने से क्या फायदा। वे कार स्टार्ट कर ही रहे थे कि एक साइकिल सवार आ उपस्थित हुआ और उसने एक लिफाफा प्रोफेसर साहब को दिया।
पत्र में लिखा था, माननीय प्रोफेसर साहब, हम दोनों यानी मैं और मृणाल अंतरजातीय विवाह के नियमों के अनुसार आज विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विवाह की रजिस्ट्री के लिए हमें आज कचहरी जाना पड़ेगा, अतएव आज हम दोनों कॉलेज ना आ सकेंगे, क्षमा कीजिएगा। हम हैं आपके आशीर्वाद के अभिलाषी कांति किरण और मृणाल। पत्र पढ़कर एक फीकी हंसी के साथ प्रोफेसर मित्रा ने अपनी कार कॉलेज की ओर बढ़ा दी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी प्रोफेसर मित्रा।